दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ ब्राउनिंग ईस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द ईस्टर्न घाट्स और डाउन टू अर्थ में छपे लेख ईस्टर्न घाट्स अ बायोटा अंडर सीरियस थ्रेट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। खतरे में भारत का पूर्वी घाट। अगर पश्चिमी घाट भारत की प्राकृतिक संपदा की धरोहर का ताज है तो पूर्वी घाट भी देश की प्राकृतिक विरासत की शान है। ओडिशा से लेकर दक्षिणी तमिलनाडु तक तकरीबन 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला पूर्वी घाट जैव विविधता को बढ़ावा देने और पेड़ पौधों के रूप में ऊर्जा भंडारण करने की दोहरी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन IIT खड़गपुर, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया हालिया अध्ययन चिंता की लकीरें खींचता है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत का पूर्वी घाट जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और तापमान में बढ़ती भिन्नता एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। पूर्वी घाट पिछली सदी की तुलना में लगभग 16% तक सिकुड़ गया है। 1991 से पिछले 20 सालों के दौरान इसका सिर्फ एक क्षेत्र यानी पापीकोंडा नेशनल पार्क का ही लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सिकुड़कर खो गया। गौर करने लायक बात यह भी है कि वार्षिक औसत तापमान के डिस्टर्ब होने और कम वर्षा होने से पूर्वी घाट के जंगलों की उत्पादकता पर भी असर पड़ा है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि बारिश कम होने और मौसमी तापमान बढ़ने से इस क्षेत्र के पेड़ पौधों की प्रजातियों में विविधता, जड़ी बूटियों के उत्पादन और फॉरेस्ट कवर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इन सभी चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं देश के पूर्वी घाट, उसकी जैव विविधता और अहमियत की। साथ ही समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने किस तरह पूर्वी घाट पर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के पूर्वी घाट के बारे में। भारत का पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला असतत पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण माना जाता है। पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं बंगाल की खाड़ी के समांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। इन असतत पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तक है। गौरतलब है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट जितनी नहीं है और इसकी श्रृंखलाएं भी औसतन 600 मीटर ऊंची हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का अपर्दन अधिक हुआ है। साथ ही यह पश्चिमी घाट की तुलना में ज़्यादा पुराना है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों मसलन महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ने पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं को कई जगहों से काट दिया है। इसलिए यह पश्चिमी घाट की तरह एक सतत श्रृंखला नहीं है। पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में इनका विसर्जन होता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार पूर्वी घाट के पश्चिम में स्थित है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच फैला है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 100 से 130 किलोमीटर चौड़ा तटीय मैदानी क्षेत्र मौजूद है, जिसमें कोरोमंडल तट भी शामिल है। इन मैदानों का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी हिल्स में आपस में मिलते हैं और इनके जंक्शन पर स्थित डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालनी, शेवरॉय, जावडी, तिरुमाला हिल्स, कोंडापल्ली, सिरुमलाई, करंथमलाई इत्यादि पूर्वी घाट के प्रमुख हिल्स हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्वों में से एक नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी पूर्वी घाट की नल्लामलाई पहाड़ियों में स्थित है। बात करें पूर्वी घाट में होने वाली वर्षा की, तो यहाँ औसतन 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो ज़्यादातर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। पूर्वी घाट कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ऋषिकुल्या नदी, नागावली नदी, चंपावती नदी, वेगवती, इंद्रावती, स्वर्णमुखी, कुंडू नदी, वेलार नदी और चित्रावती नदी जैसी कई नदियां शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट वेटलैंड्स और अन्य कई विशेषताओं के लिहाज से भी एक अहम क्षेत्र माना जाता है। तो आइए अब यह समझते हैं कि पूर्वी घाट की अहमियत क्या है।
अहमियत की बात करें तो पूर्वी घाट एक समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील इकोसिस्टम है। यहाँ फूलों की लगभग 3000 प्रजातियों का भंडार मौजूद है, जिनमें 100 से ज्यादा स्थानिक प्रजातियां हैं जो शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार परिदृश्य में पाई जाती हैं। पूर्वी घाट में शुष्क सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क सवाना वन, शुष्क झाड़ी वन, कांटेदार वन और दक्षिणी उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं। यहाँ स्थानिक पौधों की 450 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। साथ ही रोजवुड, महोगनी, रेड सैंडल, वेंगई ट्री, जैकवुड, टीक, मारा उर्री जैसे मूल्यवान वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के औषधीय पौधे भी देखने को मिलते हैं। जैव विविधता के मामले में पूर्वी घाट कई जंगली जानवरों जैसे हाथी, टाइगर, इंडियन बाइसन, भालू, हिरण, जंगली सुअर, स्लेंडर लोरेस, मोंगोस, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, शाही, खरगोश और बंदरों आदि का प्राकृतिक आवास है। यहाँ सरीसृप जैसे अजगर और मॉनिटर लिजर्ड के अलावा पक्षियों की 290 प्रजातियां और लगभग 4000 तरह के कीड़े भी पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए यहाँ कई वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है और इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पूर्वी घाट में कई वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। इनमें गुंडला ब्रह्मेश्वरम, कंबाला कोंडा, कौंडिन्या, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पापीकोंडा, पोखरम, रोलपडू, श्री लंकमल्लेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। पूर्वी घाट की कई विशेषताओं में एक यह भी है कि यह क्षेत्र बहुत सी जनजातियों का आवास स्थल है। इन जनजातियों में सवारा, जटापू, कोंडा डोरा, गडाबा, फूंड, मन्ने डोरा और मुख डोरा आदि शामिल हैं। ये जनजातियां जड़ी बूटियों की अच्छे जानकार मानी जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यह क्षेत्र भारत के सबसे ज्यादा दोहन किए गए और निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है और ऐसे कई कारक हैं जो इस क्षेत्र के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि पूर्वी घाट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक और चुनौतियां क्या हैं। इंसानों ने प्रकृति को कभी विकास के नाम पर तो कभी लालच के कारण नुकसान पहुंचाया है। पूर्वी घाट भी इससे अछूता नहीं है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण का अत्यधिक दोहन, जनसंख्या का भारी दबाव, लोक सेवकों की लापरवाही और जनता की उदासीनता के चलते पूर्वी घाट के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता में तेज गिरावट हुई है और यह क्षेत्र बेहद तनाव और क्षति का सामना कर रहा है। बढ़ती मानवीय गतिविधियां, खनन कार्य, शहरीकरण, बांध निर्माण, जलाऊ लकड़ियों का संग्रहण और कृषि विस्तार जैसी गतिविधियों ने पूर्वी घाट क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पूर्वी घाट बेतरतीब खनन, अवैध शिकार, दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की तस्करी, दुर्लभ प्रजातियों की चोरी, जंगलों की कटाई, जंगलों में आग, औद्योगिकरण एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए वन भूमि पर तेजी से बढ़ते अतिक्रमण और जंगलों में मानव बसावटों के बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याओं में जनसंख्या और उद्योगों का दबाव शामिल है। कोल्ली हिल्स और शेवरॉय हिल्स से बॉक्साइट और मैग्नीसाइट अयस्क प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में वनों का विनाश किया गया। नतीजतन यहाँ के जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। वहीं नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत वन भूमि का डूब क्षेत्र में आना भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। वन क्षेत्रों के पास स्थापित उद्योगों के कारण होने वाला प्रदूषण पूर्वी घाट के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश ने हाल के वर्षों में मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा दिया है। पानी की कमी और घटते आवास के चलते ये जीव जंतु खेती की भूमि और मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्षेत्र में होने वाले पर्यटन से भी यहाँ की वनस्पतियों पर दबाव बढ़ा है। असुरक्षित पर्यटन इन प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करता है और पर्यटकों की अत्यधिक संख्या कई बार किसी क्षेत्र विशेष के इकोसिस्टम पर भारी पड़ जाती है। पूर्वी घाट के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा स्थानिक प्रजातियों पर विदेशी आक्रामक प्रजातियों का हमला भी है। आपको बता दें कि अपने मूल क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों को विदेशी प्रजातियां कहा जाता है। इन्हें आक्रामक, गैर स्वदेशी, एलियन प्रजातियां या जैव आक्रांता, बायो इन्वेडर्स भी कहा जाता है।
ये प्रजातियां किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्वदेशी प्रजातियों से जैविक और अजैविक संसाधनों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा कर स्थानीय पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी घाट में मौजूद लैंटाना कैमरा, जलकुंभी या इकोर्निया क्रेसिपस और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी कई विदेशी प्रजातियों ने स्थानिक प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। पूर्वी घाट के घास के मैदानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक खरपतवार प्रजातियां जैसे हाइपिस, कैसिया तोरा और पार्थेनियम का तेजी से प्रसार देखा गया है। पारिस्थितिकी में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के चलते न केवल स्वदेशी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरे की स्थिति बन गई है, बल्कि इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह किसी से नहीं छिपा कि पूर्वी घाट एक समृद्ध और विविध इको भौगोलिक इकाई है, लेकिन फिर भी इसके संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। सदियों से पूर्वी घाट को एक इकाई के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि यह क्षेत्र नदियों के अंतराल, आर्द्र भूमि और मैदानों के रूप में बटा है। भविष्य में जनसंख्या बढ़ने से यहाँ भोजन, सड़क और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय और RET यानी रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड प्रजातियों के निवास के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऊपर से अब जलवायु परिवर्तन से हो रहे बदलाव भी पूर्वी घाट की जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जलवायु परिवर्तन ने पूर्वी घाट को किस तरह प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी घाट की स्थानीय जलवायु, वर्षा और तापमान पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र की स्थानीय जलवायु में होने वाले परिवर्तन के चलते जहां लगातार बिना वर्षा वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होने से मृदा की नमी में गिरावट और इसके निम्नीकरण में तेजी आई है। मौसमी तापमान में वृद्धि से पौधों की प्रजातियों की विविधता में भी कमी आई है, क्योंकि वे तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के साथ अनुकूलन न कर पाने के चलते या तो सूख जाते हैं या फिर उनका पुनरुत्पादन रुक जाता है। तापमान वृद्धि और बारिश में कमी जैसे कारकों ने वनाग्नि की घटनाओं को लगातार बढ़ाया है, जिसके चलते पूर्वी घाट के जंगलों में आग लगना जैसे वार्षिक घटना बनती जा रही है। वनाग्नि के कारण भी जंगलों में स्थानिक प्रजातियों का पुनरुत्पादन नहीं हो पाता, या जो उत्पादन होता है वह जलकर खाक बन जाता है। दुनिया भर के कई अध्ययन बताते हैं कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता में तेजी से कमी आ रही है। लाजिमी है कि इसका असर पूर्वी घाट के स्थानीय समुदायों की आजीविका पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर हैं और वन उपज व अन्य वन संसाधनों के भरोसे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के चलते इन वनों की उत्पादकता घटने का सीधा असर इन लोगों को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में इन बढ़ते खतरों को देखते हुए पर्यावरण समूह ग्रेस यानी ग्रीन्स अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स और CGR यानी द काउंसिल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पूर्वी घाट की जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की सिफारिश की है। अब सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। पूर्वी घाट को बचाने के लिए संरक्षणकारी रणनीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की जरूरत है। भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूर्वी घाट की स्थानिक, दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा व जैव विविधता संरक्षण के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से प्रयास करने होंगे। प्रयोग के तौर पर विकास केंद्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे स्थानिक और RET प्रजातियों के घटते मूल निवास स्थानों की सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं को स्थानिक और RET प्रजातियों की समृद्धि के आधार पर पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा वनारोपण कर ग्रीन कवर को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। इससे मॉनसून में सुधार, हवा की गुणवत्ता में सुधार और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार को पूर्वी घाट के जंगलों के बफर एरियाज यानी परिधीय क्षेत्रों को बहाल करने और मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी पौधों और पेड़ों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड से वित्तीय सहायता ली जा सकती है। पूर्वी घाट के अति दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मुकाबला करने के लिए वन संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना होगा। साथ ही सरकार को पूर्वी घाट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए व्यवस्थित कृषि को प्रोत्साहित करना होगा।
गौरतलब है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरित कृषि एक पद्धति है जिसके तहत वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। हालांकि इस भूमि पर 2 या 3 साल मिट्टी की उर्वरता बनी रहने तक खेती की जाती है, लेकिन इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरी वन भूमि को खेती के लिए साफ किया जाता है। आमतौर पर झूम खेती के रूप में प्रचलित इस प्रणाली के चलते जंगलों को काफी नुकसान होता है। सरकार को चाहिए कि वह इसके स्थान पर सतत कृषि मॉडल को अपनाने पर जोर दे ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। विनियामक दिशा निर्देशों के साथ इको टूरिज्म को लागू करना पर्यावरण संरक्षण को सुधारने और बढ़ावा देने का एक सकारात्मक तरीका हो सकता है। इन कोशिशों के अलावा पूर्वी घाट के संरक्षण में जनता की भागीदारी और सिविल सोसाइटी की भूमिका को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि जनजातीय समुदाय सदियों से जंगलों को अपना सब कुछ मानते आए हैं और जंगलों को बचाने के लिए अत्यधिक प्रयासरत रहे हैं। इसलिए संरक्षण के प्रयासों में खास तौर से जनजातीय समूहों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश की इस प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुझाव दीजिए।